नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम आचार्य राजशेखर द्वारा प्रणीत काव्य मीमांसा का अध्ययन करेंगे। काव्य मीमांसा शास्त्रीय ग्रंथ है जो अधूरा प्राप्त है। राजशेखर ने इसमें 18 अध्यायों में विभिन्न तथ्यों की व्याख्या की है। प्रथम अध्याय में सूत्र रूप में इन विषयों को प्रस्तुत कर राजशेखर ने उनकी अलग अलग अध्याय में व्याख्या की है। यह संकलित प्रारंभिक 5 अध्यायों में प्रतिपादित विषयों का संक्षिप्त परिचय निम्नवत है। पहला अध्याय शास्त्र संग्रह है। इस अध्याय के प्रारंभ में राजशेखर ने काव्य शास्त्र की आचार्य परंपरा का उल्लेख किया है। उनके अनुसार प्रथमतः भगवान श्रीकंठ, जिन्हें शंकर भगवान कहते हैं, ने परमेष्ठी ब्रह्मा को तथा वैकुंठ विष्णु भगवान आदि 64 शिष्यों को काव्य शास्त्र का उपदेश किया था। तदंतर ब्रह्मा ने मरीचि आदि अपने मानस पुत्रों को इस विद्या का उपदेश किया। ब्रह्मा जी के इन शिष्यों में सरस्वती का पुत्र काव्य पुरुष भी सम्मिलित था। प्रजापति ने उसे भू, भुवः एवं स्व इन तीनों लोकों में रहने वाली प्रजा के कल्याणार्थ काव्य विद्या के उपदेश के लिए नियुक्त किया। इस विद्या के उपदेश से प्रेरित होकर सहस्राक्ष, जिन्हें इंद्र कहते हैं, ने कवि रहस्य की रचना की। राजशेखर ने गुण, रीति, अलंकार आदि समस्त तत्वों के प्रवर्तक आचार्यों का परिगणन इस अध्याय में किया है। अंततः काव्य मीमांसा की रचना के प्रयोजन का उल्लेख करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया है कि धीरे धीरे काव्य शास्त्र की परंपरा कुछ उच्छिन्न सी हो गई और उन्होंने इसको पुनः स्थापित करने के लिए काव्य मीमांसा नामक इस अष्टादश प्रकरणी की रचना की। दूसरा अध्याय शास्त्र निर्देश। शास्त्र निर्देश नामक इस ग्रंथ के द्वितीय अध्याय में वाङ्मय को शास्त्र और काव्य भेद से 2 भागों में विभक्त कर राजशेखर ने पुनः पौरुषेय एवं अपौरुषेय भेद से शास्त्र के 2 भेद किए हैं। उन्होंने वेद एवं वेदांगों को अपौरुषेय शास्त्र माना है, जबकि परंपरा केवल वेदों को अपौरुषेय मानती आई है। राजशेखर ने काव्य शास्त्र को भी वेदार्थ का उपकारक होने के कारण उसे सप्तम वेदांग माना है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शिक्षा, कल्प आदि वेदांगों के भांति राजशेखर को अलंकार शास्त्र का अपौरुषेयत्व भी अभिष्ट है। पौरुषेय शास्त्रों में राजशेखर ने पुराण, आन्वीक्षिकी, मीमांसा एवं स्मृति इन 4 शास्त्रों का परिगणन किया है। उन्होंने इतिहास को पुराण का ही एक भेद मानते हुए पुराकल्प एवं परक्रिया भेद से उसके 2 विभाग किए हैं। इस प्रकार 4 वेद, 6 वेदांग और 4 शास्त्र राजशेखर के द्वारा चतुर्दश विद्याओं परिगणित किए गए हैं। काव्य को उन्होंने 15वां विद्या स्थान कहा है। राजशेखर ने इस अध्याय में चतुर्दश विद्या स्थानों के संबंध में आचार्यों का मतांतर भी प्रस्तुत किया है। कुछ विद्वानों के अनुसार वार्ता, कामसूत्र, शिल्प शास्त्र और दंड नीति को मिलाकर 18 विद्या स्थान है। राजशेखर ने आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति को विद्या माना है तथा साहित्य को 5वीं विद्या कहा है। इस प्रसंग में उन्होंने शास्त्रों के घटक तत्वों, सूत्र, वृत्ति, भाष्य, टीका, पंजिका, कारिका और वार्तिक आदि की भी चर्चा की है और उनका पारंपरिक लक्षण प्रस्तुत किया है। उन्होंने 64 उपविद्याओं, कलाओं का भी इस प्रसंग में स्मरण किया है। तीसरा अध्याय है काव्य पुरुषोत्पत्ति। काव्य पुरुषोत्पत्ति नामक तृतीय अध्याय में राजशेखर ने काव्य पुरुष की उत्पत्ति का काल्पनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार प्राचीन काल में पुत्र की कामना से सरस्वती ने हिमालय पर्वत पर तपस्या किया। इससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे पुत्र जन्म का वरदान दिया और सरस्वती के गर्भ से काव्य पुरुष का जन्म हुआ। जन्म लेते ही काव्य पुरुष ने छंदोमयी वाणी का उच्चारण किया, जिससे सरस्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। राजशेखर के अनुसार शब्द और अर्थ काव्य पुरुष के शरीर हैं। संस्कृत उसका मुख,
प्राकृत बाहु, अपभ्रंश जंघा, पैशाची पैर, मिश्रित भाषा उसका हृदय है। क्षमता, प्रसन्नता, माधुर्य, औदार्य और तेज उसके गुण हैं। छंद का पुरुष एवं के रोम और रस उसकी आत्मा है। प्रश्नोत्तर रूप काव्य, प्रहेलिका आदि उनके वाग विनोद एवं अनुप्रास, उपमा आदि उनके अलंकार आभूषण हैं। राजशेखर ने चत्वारी इत्यादि ऋग्वेद के मंत्र को प्रस्तुत करके काव्यपुरुष के वैदिक स्वरूप की भी चर्चा की है। काव्यपुरुष की प्रेरणा से शुक्राचार्य के हृदय में छंदोमयी वाणी के संचार की चर्चा करके राजशेखर ने क्रौंच वध की घटना और से वाल्मीकि के मुख से लौकिक काव्य की उत्पत्ति की भी चर्चा की है। उन्होंने वृत्ति, प्रवृत्ति और रीतियों की उत्पत्ति से जुड़ी मनोरंजक कथा भी प्रस्तुत की है। उनके अनुसार एक बार महर्षियों तथा देवताओं के मध्य वेद विषयक विवाद छिड़ गया। ब्रह्मा जी ने उसका निर्णय करने के लिए सरस्वती को निर्णायक के रूप में बुलाया। तदनुसार जब सरस्वती ब्रह्मलोक जाने लगी तो उनकी इस यात्रा का वृत्तांत सुनकर कापुरुष ने भी सरस्वती का अनुगमन करना प्रारंभ किया। सरस्वती द्वारा ऐसा करने से रोके जाने पर कापुरुष रुष्ट हो गया और अपने निवास स्थान से जाने लगा। उसके इस व्यवहार से उसका मित्र कार्तिकेय अत्यंत दुखी हुआ और रोने लगा। कार्तिकेय को रोते देख कापुरुष को लौटाने के लिए पार्वती ने साहित्य विद्या वधु की सृष्टि की और उसे आदेश दिया कि वह अपने धर्मपति कापुरुष को वापस लाए। उसका अनुसरण करते हुए साहित्य विद्या वधु अनेक देशों में गई। कापुरुष को वशीभूत करने के लिए साहित्य विद्या वधु ने जिस जिस देश में जिस जिस वस्त्राभूषण आदि को धारण किया, नृत्य, संभाषण आदि किया, उसी के अनुसार वृत्ति, प्रवृत्ति एवं रीतियों का जन्म हुआ। इस प्रसंग में राजशेखर नाट्य शास्त्र से प्रभावित नजर आते हैं। अंत में साहित्य विद्या वधु कापुरुष को वशीभूत करने में सफल होती है। वे दोनों विदर्भ के वत्स गुल्म नामक नगर में गांधर्व विवाह करते हैं और हिमालय पर्वत पर पहुंचते हैं, जहां पार्वती और सरस्वती आशीर्वाद देकर उन्हें भावना में शरीर प्रदान कर कवि मानस पटल पर रहने वाला बना देती है। चौथा है शिष्य प्रतिभे। काव्य मीमांसा के शिष्य प्रतिभे नामक चतुर्थ अध्याय में राजशेखर ने काव्य विद्या के अधिकारी शिष्य एवं काव्य सृष्टि के कारण प्रतिभा का विवेचन किया है। बुद्धिमान एवं आहार्य बुद्धि भेद से प्रथमतः शिष्य के दो भेद बताकर राजशेखर ने उनका लक्षण प्रस्तुत किया है। स्वाभाविक रूप से जिसकी बुद्धि शास्त्रों का अनुगमन करती है वह बुद्धिमान शिष्य कहलाता है, तथा जिसकी बुद्धि शास्त्र अभ्यास से संस्कारित होती है वह आहार्य बुद्धि शिष्य होता है। राजशेखर ने स्मृति, मति एवं प्रज्ञा भेद से बुद्धि के भी तीन प्रकार बताए हैं। बुद्धिमान एवं आहार्य बुद्धि से विपरीत बुद्धि वाला शिष्य दुर्बुद्धि कहलाता है। काव्य हेतु के रूप में आचार्य मंगल के मतानुसार अभ्यास को प्रस्तुत करते हुए राजशेखर ने शक्ति मात्र को काव्य का कारण माना है। राजशेखर के अनुसार प्रतिभा और काव्य व्युत्पत्ति शक्ति के ही कार्य है। जिसमें शक्ति होती है उसी को प्रतिभा और व्युत्पत्ति प्राप्त होती है। प्रतिभा को परिभाषित करते राजशेखर ने कहा है कि जिस काव्य शक्ति के द्वारा शब्द समूह, अर्थ समूह है, अलंकार शास्त्र और उक्ति मार्ग आदि अन्य काव्य तत्व हृदय में अवभाषित होते हैं वह प्रतिभा है। अंधा होता हुआ भी प्रतिभाशाली कवि हृदयों को प्रत्यक्षवत देख सकता है। इसके उदाहरण के रूप में उन्होंने मेधा, विरुद्र एवं कुमारदास आदि जन्मांध कवियों का नामोल्लेख किया है। राजशेखर के अनुसार प्रतिभा के दो भेद हैं, कार्यत्री और भावित्री। कार्यत्री पुनः तीन प्रकार की होती है, सहजा, आहार्या और औपदेश की। प्रतिभा भेदों के आधार पर ही उन्होंने कवियों को भी तीन कोटियों में विभक्त किया है, सारस्वत, अभ्यासिक एवं औपदेशिक। भावित्री प्रतिभा आलोचक का उपकार करने वाली होती है। आचार्य मंगल के अनुसार आलोचकों की भी दो कोटियां हैं, अरोचकी एवं सैत्रणाभ्य वहारी, किंतु राजशेखर इसमें मत्सरी तथा तत्वाभिनिवेशी इन दो भेदों को जोड़कर आलोचकों के चार भेद मानते हैं। चौथा अध्याय व्युत्पत्ति कवि पाकः। इस अध्याय में राजशेखर ने व्युत्पत्ति, कवि एवं काव्य पाकों का वर्णन किया है। प्रथमतः व्युत्पत्ति पर विचार करते उन्होंने आचार्यों के तद विषय का अनेक मत उद्धृत किए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कुछ आचार्य प्रतिभा को श्रेष्ठ मानते हैं तो कुछ व्युत्पत्ति को, किंतु स्वयं के मत में राजशेखर प्रतिभा और व्युत्पत्ति के समन्वय को ही श्रेष्ठ मानते हैं। कवियों का वर्गीकरण करते हुए उन्होंने उनके तीन भेद बताए हैं, काव्य शास्त्र कवि,
काव्य कवि और उभय कवि। इस प्रसंग में उन्होंने कवियों के अनेक भेद दिखाए। अंत में काव्य पाक का वर्णन करते हुए राजशेखर ने 9 प्रकार के पाकों का वर्णन किया है। पिचु मंद पाक, बदर पाक, मृद्विका पाक, वार्ताक पाक, तितिंडी पाक, सहकार पाक, क्रमुक पाक, त्रैपुष पाक और नारिकेल पाक। इस प्रकार राजशेखर ने काव्य मीमांसा के प्रारंभिक 5 अध्यायों में विभिन्न विषयों का निरूपण किया है।